Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a block is attached to a horizontal spring and oscillates back and forth on a frictionless horizontal surface at a frequency of 3 Hz. The amplitude of the motion is 5.08 into 10 to the power minus 2 meter. At the point where the block has its maximum speed, it suddenly splits into two identical parts, only one part remaining attached to the spring. What is the amplitude and the frequency of the simple harmonic motion that exists after the block splits? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. देखो आपका क्या हो रहा है इस केस में. लेट्स से ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये जो आपका मास है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है. इसका मास सपोज m है. ओके, अब उसने क्या कहा, एक ऐसे पॉइंट पे हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी. तो यानी कि जब ये अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा उस टाइम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. उस टाइम आपने इस ब्लॉक को आधा तोड़ दिया तो इसका मास रह गया m/2. अब जो नया मास है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, वो क्या है, m/2. तो उसकी वजह से क्या होगा, अब इस जो ऑसिलेशन हो रहा था इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा. तो वो नया एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, चेंज क्या हुआ है, आपका मास जो है अब वो m/2 हो गया है m से. सो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, की कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पे यूज होंगे. एक तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और दूसरा यू शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग. राइट, अगर आपका कोई स्प्रिंग है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है अगर वो डिस्प्लेस करता है अपनी मीन पोजीशन से, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो चलो सॉल्व करते हैं. देखो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो सबसे पहले हम इसको मीन पॉइंट पे देखते हैं. अभी पहला केस है जब ये मास पूरा है. ओके, इसका मास m है और इस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x वो इस टाइम पे 0 होगा. तो यानी कि इस टाइम इसके अंदर कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी इस टाइम इसकी मैक्सिमम है. ठीक है, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा इस जगह पे, उस टाइम पे इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो मैक्सिमम होगी. इट इज ए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो होती है वो एम्पलीट्यूड होती है आपकी. ठीक है, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई होगी. तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी. और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, ए, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, हाफ के ए स्क्वायर. सो इस इक्वेशन से देखो हम अपना जो पुराना एम्पलीट्यूड हमारा था केस फर्स्ट में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, एम वी मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के. राइट, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए कितना आ जाएगा हमारा, वी मैक्स बाहर आ जाएगा अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ले लें और रूट के अंदर रह जाएगा एम बाई के. सो ये हमारी पुराना एम्पलीट्यूड आ गया. ठीक है, अब लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमने क्या किया, इस मीन पोजीशन पे जब ये था तब इसको मास को आधा तोड़ दिया. अब ये जो नया मास है दिस इज m/2. ओके, और ये आपका स्प्रिंग ऐसा का ऐसा ही है अभी भी. ठीक है, और इस मीन पोजीशन पे अभी भी जो इसकी वेलोसिटी थी वो v मैक्स ही है. ठीक है, इट इज सेम. तो अब अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाओ दोबारा से इस नए वाले केस पे, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज हाफ, मास अब आपका कितना हो गया है, m की जगह m/2. ठीक है, वेलोसिटी आपकी सेम है अभी भी, मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ mv². और ये जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी अभी सेम है क्योंकि स्प्रिंग आपका अभी भी सेम ही यूज हो रहा है, लेकिन आपका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ अब चेंज हो गया होगा. राइट, वही हमें कैलकुलेट करना है कितना चेंज हुआ है. सो लेट्स सपोज इट इज a डैश. अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें a डैश को, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो a डैश कितना आएगा, a डैश अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे इट विल कम m v मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2k. ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ
ए डैश का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर आप ए डैश देखोगे तो ए डैश आपका आ जाएगा, वी मैक्स आपका बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा, m बाई 2k। सो देखो, अगर इसको आप इक्वेशन सेकंड बोलो और आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ, तो आपको पता चलेगा कि जो नया एम्पलीट्यूड है अब वो √2 टाइम्स कम हो चुका है। यानी कि आपका जो नया एम्पलीट्यूड आया है ए डैश, वो कितना है, इट इज a बाई √2। ओके, और a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 5.08 इंटू 10⁻², तो इट इज 5.08 इंटू 10⁻², और इसको डिवाइड कर दिया है √2 से। तो आपका जो नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए डैश, वो कितना आने वाला है, इट इज 5.02 को जब आप √2 करोगे तो इट इज समथिंग अराउंड 1.41, राइट। सो जब ये आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 3.59 इंटू 10⁻² मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर न्यू एम्पलीट्यूड। सो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, राइट। तो अब आपको क्या चीज़ निकालनी है, दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आप जानते हो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, आप जानते हो जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी मैक्स, वो कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। इसका जो मैग्नीट्यूड आपका होता है इट इज़ ओमेगा ए। तो वी मैक्स आपकी दोनों केस में सेम ही है, तो इसका मतलब आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, और इसका मतलब है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स कम हुआ है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश वो √2 टाइम बढ़ गई होगी, आपकी पुरानी फ्रीक्वेंसी इंटू √2। ओके, सो पुरानी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, पुरानी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 3 हर्ट्ज, राइट। सो योर ओल्ड फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज, और अब हो जाएगी 3 हर्ट्ज इंटू √2। सो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम समथिंग अराउंड 4.24 हर्ट्ज। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, एफ डैश इज 4.24 हर्ट्ज, और जो आपकी एम्पलीट्यूड आई है नहीं वो है 3.59 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।